हेलो चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम जीके का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम गांधी युग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और आप सभी जानते हो ये आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं गारंटी लेता हूं आज की क्लास आप पूरी देखोगे तो क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ इतने प्यार से मैं आपको याद करवाने वाला हूं कि डायरेक्ट दिमाग में जाके सेट होगा। बस कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको याद हो पाएगा सब कुछ। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना सभी स्टूडेंट, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा अगला वीडियो और शानदार करने के लिए। देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, और एग्जाम में भी वहां से क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी जी हैं, उनका जन्म कब और कहां हुआ। तो महात्मा गांधी जी का जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इसीलिए हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी बनाते हैं, गांधी जयंती के रूप में भी हम यहां पर बनाते हैं 2 अक्टूबर को। और इनकी माताजी का नाम क्या था? इनकी माताजी का नाम था पुतली बाई, क्योंकि भाई जिन मां ने जन्म दिया है उनके बारे में पता होना जरूरी है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी माताजी का नाम हो जाएगा पुतली बाई, और पिताजी का नाम हो जाएगा करमचंद गांधी हो जाएगा। पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? करमचंद गांधी हो जाएगा। और इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, वो हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी है, वो इनका पूरा नाम हो जाएगा। और इनके पूरे नाम में इनका पिताजी का नाम है, तो वो भी आपको याद हो गया होगा। माताजी का नाम पुतली बाई है। अब इनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं। देखो, किसी भी व्यक्ति को अगर सफल बनना है, अगर उसका साथी उसको अच्छा मिल जाए, साथी है वो सपोर्ट करने वाला मिल जाए, तो जीवन सुधर जाता है। तो इनके जो जीवन साथी थे वो थे कस्तूरबा गांधी जी हैं, वो इनकी धर्मपत्नी जी थे, जिन्होंने इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। अब बात करते हैं जो आपके एग्जाम्स में यहां से ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके पुत्र का क्या नाम था, यानी इनके बेटों का क्या नाम था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इनके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, जिनमें 2 दास हैं और 2 लाल हैं। दास कौन कौन से हैं? रामदास और देवदास। देखो, बड़े प्यार से याद करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आता है तो याद होना बहुत जरूरी है। इनके बेटे कौन थे? रामदास और देवदास। राम और देव, दास तो आप लगा लोगे, 2 में दास है 2 में लाल है, तो राम है और देव है, तो रामदास देवदास। 2 हैं हरिलाल और मनीलाल। हरि और मनी, आप सभी जानते हो मनी, भाई मनी के ऊपर कौन आता है? गांधी जी आते हैं, तो गांधी जी के बेटे का नाम क्या हो जाएगा? मनीलाल। हरि है, हरि भगवान है, देव भगवान है, राम भगवान है, तो सभी आपको याद हो गए, ठीक है जी। तो रामदास, हरिलाल, देवदास और मनीलाल, ठीक है। 2 दास है, कौन कौन से? रामदास और देवदास। 2 लाल है, कौन से? हरिलाल और मनीलाल, ठीक है। इनके 5वें पुत्र के बारे में भी पूछा जाता है कि गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। देखो, इनके पुत्र तो 4 ही थे, बेटे तो 4 ही थे, लेकिन 5वां बेटा फिर कहां से आ गया? जैसे हमारे गांव में होता है ना भाई, किसी को बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं, अपने बेटों की तरह मानने लग जाते हैं, और वो बेटा भी है, वो सारी सुविधाएं दे रहा होता है, सारी सेवाएं कर रहा होता है, तो बोला जाता है कि ये मेरे बेटे के समान है। ऐसे ही उनके 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है जमना लाल बजाज को, ठीक है जी। तो क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो हो जाएगा जमना लाल बजाज। 4 पुत्र है, देवदास, हरिलाल, मनीलाल और रामदास। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, माता का नाम पुतली बाई, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। इतना सभी को याद हो गया।
याद हो गया मुझे पता है। अब चलते हैं मेन इंपोर्टेंट, जहां से आज के समय में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात है कि भाई जब गांधी जी पढ़ रहे थे तो पढ़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो वहां पर पढ़ते पढ़ते उन्होंने आंदोलन करना सीखा, सत्याग्रह करना सीखा। तो सबसे पहला जो उन्होंने अपने जीवन में जो सत्याग्रह किया ना, वो भारत में नहीं किया, वो किया उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया, जिसका नाम था फिनिक्स फोरम। तो गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह की बात करें, प्रथम सत्याग्रह, तो वो कहां पर था? वो था साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, जिसका नाम था फिनिक्स फोरम। और ये करते समय उन्होंने अपने एक गुरु भी बना लिए थे, जो इनके राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इनको राजनीति की शिक्षा दी कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी होती हैं। तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जब आप किसी को गुरु बनाते हो और वो आपको अच्छी शिक्षा देते हैं, तो ऐसे ही गोपाल कृष्ण गोखले जी ने महात्मा गांधी जी को एक शिक्षा दी कि अगर आपको जीवन में सफल होना है, क्योंकि वो आंदोलन वगैरह की तरफ बढ़ रहे थे, सत्याग्रह उनको करना था, तो उन्होंने बोला, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बताया कि तुम्हें जो महान लोग हुए हैं, जो ऐसे काम करते हुए आए हैं, उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने जीवनियां पढ़ना शुरू किया, जो लोग पॉपुलर थे, जो ये सब चीजें करते हुए आ रहे थे। तो सबसे पहले जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा वो पड़ा रस्किन का। ठीक है, रस्किन से उन्होंने सीखा भूख हड़ताल, कि जब भी आप आंदोलन कर रहे होते हो तो भूख हड़ताल है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। सबसे पहली चीज तो ये सीखी, भूख हड़ताल। तो पूछा जाता है कि भूख हड़ताल गांधी जी ने किनसे सीखी थी? तो रस्किन से प्रभावित हुए थे भूख हड़ताल के लिए। ठीक है, उसके बाद जो आंदोलन करना, सत्याग्रह करना, ये किससे सीखा? ये सीखा लियो टोल्स्टॉय से। लियो टोल्स्टॉय से। आप बोलोगे सर जी ये तो पहले से भी करते आ रहे थे, लेकिन इन्होंने इससे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी कि अगर तुम अहिंसा से आंदोलन करोगे तो वो आंदोलन सफल होने के चांस बढ़ेंगे और सरकार भी उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालेगी खत्म करने के लिए। तो आपने सुना भी होगा कि गांधी जी अहिंसा को मानते थे। तो लियो टोल्स्टॉय से प्रभावित ये थे कि कोई भी आंदोलन कर रहे हो, कोई भी सत्याग्रह कर रहे हो, तो इसमें अहिंसा होना बहुत जरूरी है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आंदोलन उग्र हुआ उसको समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। जैसे आज के देश में, हमारे देश में भी देख लो आज के समय में, कि अगर कोई आंदोलन आराम से हो रहा है तो वो चलता जा रहा है, सरकार उसकी सुने ना सुने वो अलग बात है, लेकिन वो चलता जाता है। और जो आंदोलन उग्र हो जाता है तो सरकार फिर उस पर लाठियां बरसाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने यहां से सीखी थी, लियो टोल्स्टॉय से। तो यह सारी चीज सीखने के बाद, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो भारत लौटे। और भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कहां से लौटे थे? तो साउथ अफ्रीका से ये लौटे थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ये लौटे थे। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। दिवस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इसका मतलब होता है, इसका मानना होता है कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग बाहर गए हुए हैं वो लौट के आएंगे। इसीलिए 9 जनवरी को यह मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। और भारत आ गए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी। अब इनके जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन इनके जो गुरु थे उन्होंने एक शिक्षा भी दी थी कि आप भारत जा रहे हो, आप इतने साल साउथ अफ्रीका में रहे हो, तो आप भारत जा रहे हो, तो सबसे पहले भारत को समझना कि वहां की कंडीशंस क्या हैं, वहां के स्टूडेंट कैसे सोचते हैं, वहां के युवा कैसे सोचते हैं, वहां के लोग कैसे सोचते हैं। क्योंकि जब आपको आंदोलन करना होगा, सत्याग्रह करना होगा, तो उस समय आपको लोगों की आवश्यकता होगी।
और उन लोगों को कैसे आप इकट्ठा कर सकते हो जब उनकी भावनाएं आप समझते हो कि वो चाहते क्या है। ये जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आप लोगों को इकट्ठा कर लोगे और आप आंदोलन सत्याग्रह जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो जब वो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे उसके बाद उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया, समझना स्टार्ट किया और फिर उन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम की शुरुआत की। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। अब याद करना है और याद मैं आपको करवा के मानूंगा। 1916 में उन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम की शुरुआत की और इस साबरमती आश्रम को बनाने के लिए जो रुपए दिए गए थे वो अंबालाल साराभाई के द्वारा दिए गए थे। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा दिए गए थे? अंबालाल साराभाई के द्वारा 1916 में साबरमती आश्रम की शुरुआत उन्होंने की। कहां पर की? गुजरात में, ये तो आप सभी जानते ही हो। फिर उन्होंने सबसे पहला अपने जीवन में, भारत की मैं बात कर रहा हूं, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। लखनऊ अधिवेशन में गए और उस समय जब वो भाषण दे रहे थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे श्रोता थे, ठीक है। तो ये जब भाषण दे रहे थे तो उस समय राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने इनको सुना और समझा कि ये बहुत प्रभावी व्यक्ति है जो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने, राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी जी से संपर्क किया और अपनी प्रॉब्लम्स बताई। तो महात्मा गांधी जी बोले थोड़ा सा वेट करो, मैं आपके पास जल्दी ही आ रहा हूं। फिर 1917 में अपने जीवन का पहला सत्याग्रह इन्होंने किया। भारत में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का कौन सा था? प्रथम सत्याग्रह वो हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह। और ये कब हुआ? 1917 में महात्मा गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ये किससे रिलेटेड था? ये था नील की खेती से रिलेटेड। उस समय अंग्रेज दबाव देते थे 3 कठिया पद्धति के लिए। अब ये 3 कठिया पद्धति क्या होती थी मैं आपको समझा देता हूं कि आपके पास जमीन का जितना भी हिस्सा है उसके 3/20 हिस्से पे आपको क्या करनी होगी? नील करनी होगी। लेकिन किसान है वो नील नहीं करना चाहते थे। इसके पीछे का रीजन क्या था कि जिस भी खेत में नील किया जाता था, जिस भी जमीन पर नील की खेती की जाती थी, वो जमीन है कुछ समय में बंजर बन जाती थी, यानी वो उपजाऊ नहीं रहती थी, फिर उस पर कुछ भी नहीं उगता था। तो एक बात समझो, अगर किसान है वो खेती करता है और नील की खेती उसने कर ली और उसके बाद उस पर कुछ नहीं उगेगा, वो बंजर बन जाएगी, तो किसान क्यों करेगा भाई? वो तो उसकी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अंग्रेज है वो दबाव डाल रहे थे और उनको करना पड़ रहा था। तो इसके लिए ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था, नील की खेती के लिए। ठीक है जी। और किसके कहने पे आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे। राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे। नील की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति थी जिसमें 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। तो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और इस समस्या का उन्होंने समाधान किया। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह किया 1918 में। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर लो 1918 में है खेड़ा सत्याग्रह हो। लेकिन उसी साल 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ 1918 में और इसमें सबसे पहले जो इन्होंने रस्किन से समझा था, सीखा था, सबसे पहले भूख हड़ताल की। तो यह भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कब की या कौन से आंदोलन में की? तो 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में उन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत की। और आप सभी जानते हो किसी भी व्यक्ति का जीवन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज के समय में भी जो भूख हड़तालें होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन सरकारें हैं, ठीक है, चलो हम महात्मा गांधी जी पे रहते हैं, सरकारों पे नहीं जाते। वैसे आपको पता होगा बहुत सारी चीजें होती हैं, भूख हड़ताल को भी नहीं सुना जाता है। तो अहमदाबाद में मील मजदूर आंदोलन हुआ जिसमें सबसे पहले उन्होंने भूख हड़ताल की और मजदूरों के लिए आंदोलन हुआ।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हुआ 1919 में। ये 1919 ऐसा था जिसमें ये समझ लो जो क्रांति चल रही थी देश को आजाद कराने की, वो बड़ी तेजी से बढ़ने लग गई और ये सबसे इंपॉर्टेंट साल रहा अगर हम यहां पर बात करें 1919। एक बार सबसे खतरनाक शुरुआत हुई थी 1857 में, लेकिन उसको दबा दिया गया था, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन दोबारा शुरुआत हुई 1919 में, क्योंकि 1919 में अंग्रेजों के द्वारा रोलेट एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट का मतलब क्या था? इस एक्ट को बोला जाता है काला कानून भी बोला जाता है। इस एक्ट को क्या बोला जाता है? काला कानून भी इसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, ना वो वकील कर सकता, ना वो दलील कर सकता, ना वो अपील कर सकता। इसीलिए इसको बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी बोला जाता है। यह भी आपको याद रखना है। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून किसे बोला जाता है? रोलेट एक्ट को बोला जाता है, रोलेट एक्ट को। ठीक है जी। तो इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हमारे देश के बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए इसका विरोध करने के लिए। तो उस समय जनरल डायर नाम का एक व्यक्ति आया। जनरल डायर उस समय जो उस सेना का अध्यक्ष था वो आया और उसने वहां पर जितने भी लोग थे उनको गोली मारने का आदेश दिया। 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए 13 अप्रैल 1919 को। ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था अमृतसर, पंजाब में हुआ था। अमृतसर, पंजाब में 13 अप्रैल 1919 में किसके विरोध में इकट्ठे हुए थे? रोलेट एक्ट के विरोध में। रोलेट एक्ट क्या था? बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून था, जिसको काला कानून भी बोला जाता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए, उसको रोलेट एक्ट बोला गया। तो जब यह घटना हुई 13 अप्रैल 1919 को, तो जितने भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जो भी पदवी मिली हुई थी वो सभी अपनी पदवी को लौटाने लग गए। जो भी उनको उपाधियां मिली हुई थी उन सभी को वो लौटाने लग गए। तो इसमें महात्मा गांधी जी ने भी अपनी केसर-ए-हिंद की जो उपाधि मिली हुई थी उसको लौटा दिया। केसर-ए-हिंद की जो उपाधि थी उसको लौटा दिया। और ये याद रखना जनरल डायर ने ये किया था, क्या मतलब कि बोला गया था कि गोलियां चला दो। ठीक है, ये ऑर्डर दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जनरल डायर के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ठीक है, अमृतसर, पंजाब, रोलेट एक्ट के विरोध में। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून था, काला कानून था, रोलेट एक्ट। और इसकी जांच करने के लिए फिर अंग्रेजों ने, क्योंकि उस समय देश बहुत ज्यादा भड़क चुका था, ठीक है, देश का हर एक युवा, हर एक व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था कि अब अंग्रेजों को हमें सबक सिखाना है। तो उसके लिए थोड़ा सा इन्होंने शांत करने के लिए हंटर आयोग भारत भेजा जो इसकी जांच कर पाए। लेकिन उसने भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि कोई गड़बड़ नहीं है, उन्होंने भी ऐसा बोला। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच करने के लिए किसको भेजा गया था, तो हंटर आयोग को भेजा गया था। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ये 1919 में हुआ ये बड़ा खतरनाक हुआ और एक क्रांति का रूप ले रहा था। तो महात्मा गांधी जी बड़े स्मार्ट थे। उनको पता था कि अभी सभी लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, अगर मैं इस समय आंदोलन या सत्याग्रह करता हूं तो बहुत सारे लोग हैं वो मेरे साथ आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ और ऐसा ही उन्होंने किया कि 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। क्योंकि 1919 में बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी, लोग उत्साहित थे कि अंग्रेजों को कैसे भी करके निकालना है। तो 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की।
जैसे इसके नाम से पता चल रहा है असहयोग, इसका मतलब था कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, अंग्रेजों का सहयोग है बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, जो भी हम काम कर रहे थे सारी चीजें छोड़ दी गई। ठीक है, उनका सहयोग नहीं कर रहे थे, सेना में हो गया या और जगह हो गया तो उनका सहयोग करना बंद कर दिया। यह आंदोलन बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा था और महात्मा गांधी जी ये समझ रहे थे कि 1920 में ही हमारा देश आजाद हो जाएगा, और उन्होंने लोगों को भी बोलना शुरू कर दिया कि हमारा देश है आजाद हो जाएगा 1920 में, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। सभी जितने भी राजनेता हैं, जितने भी हम सभी को जानते हैं ना, वो सभी इसमें साथ आए थे, गांधी जी के साथ थे। हमारे भगत सिंह जी भी हैं, वो भी गांधी जी के साथ थे। ठीक है, सारे के सारे हैं वो इसमें साथ दे रहे थे। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, 1920 गया, 1921 गया, तो गांधी जी को एक बात समझ में आ गई कि अंग्रेज है ना, यहां हमसे सेवा करवाने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि सहयोग करने का मतलब है कि जो भी वो काम करवा रहे थे वो काम छोड़ दिया था। तो गांधी जी को ये बात समझ में आने लग गई कि ये सेवा करवाने के लिए नहीं आए हैं, इनका लक्ष्य सिर्फ लूटने का है। हमारे भारत देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उससे जितनी भी चीजें ये लूट के ले जा सकते हैं वो इनका लक्ष्य था। तो फिर गांधी जी को लगने लगा कि ये तो मैंने बोल भी दिया कि ये तो अब देश आजाद हो जाएगा, और अगर बीच में अगर इसको रोकते हैं तो लोग टूट जाएंगे। तो उनको एक ऐसा बहाना चाहिए होता था, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, कि जिससे इस आंदोलन को रोका जा सके, क्योंकि उनको पता चल गया था इससे सफलता नहीं मिलने वाली। तो उसी समय एक घटना होती है 5 फरवरी 1922 को, जिसको चोरा चोरी या चोरी चारा भी कांड भी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ, लोग गुस्से में आ गए और एक थाने में जाकर जो पुलिसकर्मी थे उनको बंद करके उस थाने को आग लगा दी। पुलिसकर्मी है वो बकवास कर रहे थे, तो आप सभी जानते हो भारतीय वैसे ही इमोशनल्स हैं, गुस्से में पहले से ही थे, तो उनको पकड़ा, थाने में बंद किया और आग लगा दी। तो उसमें 22 पुलिसकर्मी है वो जल के मर गए। तो गांधी जी ने बोला कि मैंने बोला था कि जो हमारा आंदोलन है वो अहिंसा पे होगा, हिंसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसी समय जैसे ही गांधी जी को ये बात पता चली, उन्होंने इस आंदोलन को रोक दिया। जो उनको बहाना चाहिए था वो बहाना मिल गया। देखो, उस समय इतने लोगों को इकट्ठा करना है वो आसान बात नहीं होती है, लेकिन उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि अंग्रेज है वो इस चीज से तो भागने वाले नहीं है, देश को छोड़ के जाने वाले नहीं है। फिर उन्होंने क्या, थोड़ा रेस्ट लेना शुरू कर दिया कि भाई कुछ अच्छा सोचते हैं, क्या करें। फिर आप सभी जानते हो कि कांग्रेस है वो 1885 में बनी चुकी थी। तो कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता है वो इनके द्वारा की गई थी, वो है बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, तो 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की जो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, एकमात्र है। उसके बाद उन्होंने, देखो इसके बीच में बहुत सारे देश में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी बीमारियां आई। तो गांधी जी को बात समझ में आ गई कि यहां पर लोगों का दिल तोड़ा है। इसी समय बहुत सारे जो और स्वतंत्रता सेनानी थे वो महात्मा गांधी जी से दूर हो गए थे और उन्होंने अपना अपना रास्ता चुन लिया था। जैसे आप सभी जानते हो कि भगत सिंह जी ने अपना दूसरा रास्ता चुना, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना अलग रास्ता चुना, चंद्रशेखर जी है वो और किसी के साथ थे, भगत सिंह जी के साथ, ऐसे और भी जितने थे सभी ने अपना अपना रास्ता चुन लिया था। लेकिन महात्मा गांधी जी को समझ में आ गया कि देश के जो लोग हैं वो मुझे अब थोड़ा गलत समझने लग गए हैं कि आपने तो बोला था कि आजाद हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। उस समय देश में बीमारी फैल रही थी, प्लेग की बीमारी भी आई थी। उसमें डॉक्टर भी हाथ लगाने से डरते थे, घर वाले भी पास जाने से डरते थे। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया और लगभग 24 से 30 तक उन्होंने लोगों की सेवा की। ठीक है, कोई आंदोलन वगैरह कुछ नहीं किया, लोगों की सेवा करते रहे। ठीक है, उनकी भावनाओं को समझते रहे, उनको समझाते रहे, ये काम उन्होंने करना शुरू किया। ठीक है, सॉरी। फिर 1930 में उन्होंने शुरुआत की दांडी मार्च की, और जब उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत हुई वो उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से ही शुरुआत की थी। 78 लोग साथ लेकर वो चले थे और 78 लोग बढ़ते बढ़ते जब वो दांडी पहुंचे उस समय 20,000 से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ चुके थे।
उस समय में 20,000 लोग, सोचो कितने होते होंगे। ठीक है, ये 1930 की बात हो रही है। तो 78 लोग साथ लेके चले थे वो, और वहां तक पहुंचते पहुंचते 20,000 लोग हैं उनके साथ इकट्ठा हो गए। फिर उन्होंने नमक कानून तोड़ा, नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था कि भारतीय वो नमक नहीं बना सकते, वो अंग्रेजों से ही खरीदना पड़ेगा, और उस पर भी टैक्स था। तो उसको वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपने हाथों से नमक बनाया और वो नमक कानून टूटा। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। तो ये शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 में ये शुरुआत हुई थी, और ये जब दांडी पहुंचे थे वो थे 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे थे। तो शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। और नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। लेकिन इस समय गांधी जी को एक बात समझ में आई कि इससे अच्छा समय और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 20,000 से ज्यादा लोग उस समय गांधी जी के साथ थे। तो जैसे ही 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़ा, उसी दिन 6 अप्रैल 1930 से ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन होता क्या है? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय सविनय मतलब हम आराम से, अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब होता है जो भी आप आज्ञा देते हैं उसका आज्ञा का पालन न करना, उसका उल्टा करना, और वो आंदोलन था। मतलब जो भी अंग्रेज बोलेंगे हम उसका उल्टा करेंगे। ठीक है, अगर वो बोलेंगे ये काम करना है हम नहीं करेंगे, अगर वो बोलेंगे कि ये काम नहीं करना हम करेंगे। जैसे ही उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि उन्होंने बोला कि हम नमक नहीं बनाएंगे, हमने नमक बनाया। तो ये इस तरीके से शुरुआत हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ और अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को इनवाइट किया गया। और इस समय भारत में जो थे वो कौन थे, शासन संभाल रहे थे, वो था इरविन। ठीक है, इरविन ने गांधी जी को बोला कि गोलमेज सम्मेलन में आपको भाग लेना है। और गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? राउंड टेबल बोला जाता है। ऐसे गोल टेबल होती है और उसमें लोग आमने सामने बैठे हुए होते हैं ताकि एक दूसरे का चेहरा दिखता रहे और एक दूसरे से वो बातें करते रहे। इसको बोला जाता है गोलमेज सम्मेलन। 1930 में हुआ है, तो इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया। हमारे भारत की तरफ से भीमराव अंबेडकर जी और उनके कुछ साथी गए थे। तो फिर अंग्रेजों ने दबाव डाला इरविन के ऊपर, ब्रिटेन से दबाव आया कि हमें गांधी जी से है ना उनसे मिलना है। तो फिर 1931 में जो गांधी और इरविन का समझौता हुआ, 1931 में गांधी जी और इरविन का समझौता हुआ कि आप जो भी बोलोगे, आपकी जो भी मांगे हैं, उन सभी मांगों को हम पूरा करेंगे, लेकिन आप दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लोगे जो 1931 में हुआ। और गांधी इरविन का समझौता भी कब हुआ? 1931 में हुआ। इस समझौते में क्या था? यह समझौता गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा कलंक भी बन गया। मैं बताता हूं कैसे। 1931 में जो समझौता हुआ, तो गांधी जी ने एक डिमांड रखी कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हैं जो जेलों में हैं उनको बाहर निकाला जाए। तो जो एफिडेविट वगैरह बनते हैं ना, आपने देखा होगा, तो उसमें यह लिखा गया कि जो राजनीतिक कैदी हैं उन सभी को रिहा किया जाए। और गांधी जी ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया पढ़ते समय, और सिग्नेचर कर दिए और साइन हो गए। और गांधी जी है ना भाई, वकील थे, ठीक है, और पूरा देश उनके साथ था, उनको इतना बड़ा बनाया हुआ था, लेकिन उनसे एक छोटी सी गलती हो गई। और ये छोटी गलती उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वकील यार एक छोटी से छोटी चीज देखता है। और हमारे जितने भी हुए हैं, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, बहुत सारे जितने भी रहे हैं, वो सारे वकील ही थे मोस्टली, यानी पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति थे, जिनको समझदार थे ही वो। तो वो गलती उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनसे गलती हो गई और उसके बाद वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले गए। तो बाकी कैदियों को रिहा कर दिया गया और भगत सिंह जी के साथियों को रिहा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक कैदी नहीं थे। उन्होंने क्या था, असेंबली में बम फेंका था कि बहरों को सुनाने के लिए। देखो, किसी को मारने के लिए या जान माल की हानि के लिए नहीं फेंका था, कि बहरों को सुनाने के लिए उन्होंने बम फेंका था।
लेकिन वो राजनीतिक कैदी नहीं थे, इसलिए उनको नहीं छोड़ा गया और फिर उनको फांसी की सजा दे दी गई, जो महात्मा गांधी जी के लिए आज भी सबसे बड़ा कलंक माना जाता है कि उनकी वजह से भगत सिंह जी को फांसी मिली। ठीक है, बात समझ गए होगे आप। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। गांधी इरविन का समझौता कब हुआ? 1931 में। ठीक है, समझ में आ गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? शुरुआत हुई 6 मार्च 1930 को, और ये सारी चीजें चलती रही। फिर 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, या पूना समझौता भी इसको बोला जाता है। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था गांधी जी व अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में यह समझौता हुआ था। फिर गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। ठीक है, यह था कि भाई जो SC ST वाले हैं, लोग हैं, उनको आरक्षण को लेकर, ठीक है, और आप सभी जानते हो अभी जो आरक्षण भी मिलता है वो भी भीमराव अंबेडकर जी की वजह से ही मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ। किस किस के बीच में हुआ? गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ। और हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गांधी जी के द्वारा की गई, कि इनके बीच में समझौता हुआ और गांधी जी ने बोले कि हम जो हरिजन लोग हैं उनको भी साथ लेके ही चलेंगे, वो भी हमारे देश का ही हिस्सा है, हमारे एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इस तरीके से ये चीजें हुई। ठीक है जी। फिर ये आंदोलन वगैरह, फिर गांधी जी ने बोला कि अब समय आ गया, 1940 में उन्होंने बोला कि अब समय आ गया है, अब हर एक व्यक्ति को आंदोलन करना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग आ गए कुछ लोग नहीं आए, अब सभी लोगों को आंदोलन करना होगा। और उसको व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम दिया गया और इसी में दिल्ली चलो का नारा दिया गया। तो इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी बोल दिया जाता है। और दिल्ली चलो का नारा है वो किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें सभी लोगों को बोला आप सभी को सत्याग्रह करना है, सभी को आंदोलन करना है। तो इसमें जो सबसे पहले सत्याग्रही बने वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ये आप सभी को पता होगा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है जी, प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक देश पर शासन किया प्रधानमंत्री के रूप में। और दूसरा भी पूछा जाता है, एक एग्जाम में दूसरा भी पूछा गया था, तो विनोबा भावे जी हैं, वो इस सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही बने थे। ठीक है जी, तो ये दोनों याद रख लेना है। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। देखिए, गांधी जी को समझ में आया 1942 में कि अब समय आ गया है, अंग्रेज हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध है, आप सभी को पता होगा, जापान में भी बम डाले गए थे और सभी दो देश है ना, वो एक दूसरे को उड़ा रहे थे, खत्म कर रहे थे। तो इसमें ब्रिटेन बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और ब्रिटेन के अंदर इतनी क्षमता नहीं बची, अंग्रेजों के अंदर इतनी क्षमता नहीं बची कि वो भारत पर शासन कर पाए। लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीयों ने बोला कि भाई अब बस बहुत हो गया, अब हमें हमारा देश आजाद है वो चाहिए। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये अंतिम आंदोलन था जिसके बाद हमारा देश आजाद हो गया। और आप सभी जानते हो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो ये गांधी जी के आंदोलन रहे। और इसमें सबसे बड़ा कारण देखो, अंग्रेज तब भी नहीं छोड़ के जाते। अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता, अंग्रेज कमजोर नहीं होते, ठीक है, बाकी देशों के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया होता, वो आप सभी जब हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, या भगत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने आजादी में क्या भूमिका निभाई, और भी जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे। अभी हमने गांधी जी के युग के बारे में पढ़ा है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हैं वो हुई है। तो यहां से गांधी जी के बारे में आपको सब कुछ याद हो गया होगा। अब देखो, जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो आप सभी कमेंट करके बताना गांधी जी की मृत्यु कब हुई, किसके द्वारा हुई, ये मैं आपको बता देता हूं। नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी। नाथूराम
गोडसे के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा। कब हुई ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो आशा करता हूं सब कुछ याद हो गया होगा, बिल्कुल प्यार से मैंने समझाया है। अब बोलोगे सर जी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि गांधी युग है ना, हमने इसमें गांधी जी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए और भी बहुत सारे हुए, उन सभी के बारे में कल वीडियो आएगा जिसमें हम सभी क्वेश्चंस करेंगे। उसमें आपको गांधी जी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, पढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा और याद हो गया होगा। तो याद हो गया तो कमेंट करके बता देना कि हाँ सर जी बड़े प्यार से याद हो गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी स्टूडेंट पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कल आपको क्लास मिल जाए, परसों आपको क्लास मिल जाए, मतलब डेली आपको क्लास मिल जाए। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। कल मिलते हैं इसी समय। क्लास का टाइमिंग बदल दिया गया, आपको पता है कि शाम को 4 बजे आपकी क्लास होती है। तो चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।